असिस्टेंट लोको पायलट सुजीत को शाम के 6:15 से करीब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रेलवे से कॉल आता है। आज उसका ड्यूटी बहुत ही एक सीनियर लोको पायलट के साथ मिला जिसका नाम मनीष था। केबिन के अंदर जाकर मनीष सुजीत को कहता है आज ठंड काफी ज्यादा है और आज जिस रूट से हमें गाड़ी लेकर जाना है वो जंगल से बिल्कुल बीचों बीच होने के कारण इस रूट पर विजिबिलिटी में दिक्कत हो सकता है और एक गुड्स ट्रेन जिसे हम लोग मालगाड़ी के नाम से जानते हैं उसे लेकर इतरसी तक जाना है। ऐसे ही चलते हुए ट्रेन धीरे धीरे अपना रफ्तार पकड़ता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था आसपास का माहौल और भी सुनसान और भी खामोश होता जा रहा था। इसके बाद ट्रेन धीरे धीरे घोड़ा डोंगरी से आगे बढ़ने लगता है और 2 बजे के करीब वो उस हिस्से में एंटर करती है जिसे लोग सातपुड़ा के घने जंगल के नाम से जानते हैं। चारों तरफ अंधेरे से भरा हुआ घना जंगल और बीच में सिर्फ एक चलती हुई ट्रेन। कुछ रेलवे स्टाफ ने ये भी दावा किया है जंगल के बीच से जब गाड़ी गुजरता है तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे बाहर से उन्हें कोई बुला रहा है। तभी अचानक मनीष दूर से सिग्नल को रेड होता हुआ देख वो गाड़ी के स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक को अप्लाई करता है और गाड़ी थोड़ी ही दूर जाने के बाद रुक जाता है। रात बहुत ही गहरा हो चुका था। घड़ी में 2:15 का समय दिख रहा था। असिस्टेंट लोको पायलट सुजीत इंजन से नीचे उतर के टॉर्च लाइट से नेसेसरी चीजों को चेक करने लग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे घने जंगल के अंदर से लोमड़ी की आवाज सुनाई देता है। अचानक इस आवाज को सुनते ही उसका शरीर पूरा ठंड पड़ जाता है। तभी उसे अचानक होश आता है। इंस्पेक्शन करते हुए वो काफी पीछे आ चुका है, करीब 15 से 20 डब्बे तक पीछे। वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। वो वॉकी टॉकी से लोको पायलट मनीष से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन अजीब बात ये होता है उसे सिग्नल नहीं मिलता है। ऐसे सिचुएशन में वो ज्यादा देर ना करते हुए इंजन की तरफ जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने लाइट को जंगल की ओर करता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। सुजीत बताते हैं कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, लेकिन कहानी को एंजॉय करने से पहले अगर आपको लगता है ये चैनल मनोरंजन का एक छोटा सा हिस्सा आपके लाइफ में बन सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 10 दिसंबर 2005 असिस्टेंट लोको पायलट सुजीत को शाम के 6:15 से करीब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रेलवे से कॉल आता है। उसे बताया जाता है आज उसे रात के 7:30 पर नागपुर लॉबी में साइन ऑन करना है और एक गुड्स ट्रेन जिसे हम लोग मालगाड़ी के नाम से जानते हैं उसे लेकर इतरसी तक जाना है। सब कुछ सुनने के बाद सुजीत शांत शब्दों में कहता है ठीक है मैं रेडी होता हूँ। सुजीत का घर स्टेशन से ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, बल्कि हम कह सकते हैं एक एवरेज डिस्टेंस पर था। इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए वो उस दिन जल्दी निकलना प्रेफर करता है। जल्दी से खाना बना खा के ड्रेस पहन के वो अपने घर से निकल जाता है और 7:20 तक वो लॉबी में पहुंच जाता है। लॉबी के अंदर जाकर वो देखता है आज उसका ड्यूटी बहुत ही एक सीनियर लोको पायलट के साथ मिला जिसका नाम मनीष था। उनका एज 55 ईयर से भी ज्यादा का था और लोको पायलट के जॉब पर उसका करीब 22 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका था। यहाँ पर और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो सुजीत है उसका भी एज करीब 30 साल का था और उसे भी असिस्टेंट लोको पायलट के जॉब पर 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो दोनों ही अपने जॉब पर काफी एक्सपीरियंस थे। सुजीत अंदर जाकर अपने आईडी एम्प्लॉय नंबर दिखा के सिस्टम में साइन ऑन करता है और उसके बाद उसका ड्यूटी ऑफिशियल स्टार्ट हो जाता है। लॉबी के अंदर जाकर पहले सुजीत को ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट देना पड़ता है जहां से सिक्योरिटी मिलता है रेलवे अधिकारी ड्यूटी करने से पहले ड्रिंक किया है कि नहीं। इसके बाद सुजीत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है जहां से उसे ट्रेन के डिटेल्स के बारे में पता लगने वाला था, जैसे कि ट्रेन का नंबर क्या है, लोड कितना है और कहां तक गाड़ी को ले जाना है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी पता लगता है रूट पर कहाँ स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, यानी कौन कौन सा लोकेशन ऐसा है जहाँ गाड़ी को स्लो चलाना है। सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद सुजीत लॉबी से ड्यूटी के लिए टॉर्च लाइट और वॉकी टॉकी कलेक्ट करता है और सभी चीजों को लेने के बाद वो अपने ट्रेन के सीनियर लोको पायलट मनीष से मिलता है। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत चलता है और कुछ देर बाद दोनों ही ट्रेन की डिटेल्स डिस्कस करते हुए इंजन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंजन के पास पहुंचकर वो लोग देखते हैं उन लोगों के सामने एक बहुत ही पावरफुल इंजन WAG-9 यार्ड की लाइन नंबर 4 पर खड़ी है। इस इंजन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये इंजन रेलवे के अंदर हेवी लोड खींचने के लिए सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, क्योंकि इस इंजन के अंदर अभी के टाइम के सभी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलता है, जैसे स्मूथ एक्सेलरेशन, हाई पुलिंग पावर और स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग सिस्टम। मनीष और सुजीत दोनों ही इंजन की सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और केबिन के अंदर जाते हैं। विंटर का सीजन चल रहा था, इसीलिए बाहर फॉग भी थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हुआ था।
केबिन के अंदर जाकर मनीष सुजीत को कहता है, आज ठंड काफी ज्यादा है और आज जिस रूट से हमें गाड़ी लेकर जाना है वो जंगल से बिल्कुल बीचों बीच होने के कारण इस रूट पर विजिबिलिटी में दिक्कत हो सकता है। सुजीत भी थोड़ा मुस्कुरा के सिर हिलाता है, पर वो कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बातचीत करते करते दोनों ही अपने साथ लाए हुए बैकपैक को अपने अपने सीट्स पर रख देते हैं। मनीष का नजर कंट्रोल पैनल के ऊपर पड़ता है और वो देखता है कि केबिन के अंदर छोटी छोटी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। वो शांत आवाज में कहता है, सुजीत, मैं इंजन के अंदर सभी चीजें ठीक से काम कर रहा है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। तुम नीचे उतर के नेसेसरी चीजों को चेक कर लो। सुजीत सिर हिलाता है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। मनीष अपने सीट्स पर बैठते हैं और सारे चीजों को सिस्टमेटिकली चेक करना स्टार्ट कर देता है। सभी चीजों को बारीकी से नोट करने लगता है। मीटर पर ब्रेक प्रेशर कितना दिखा रहा है, थ्रॉटल और ब्रेक हैंडल स्मूथ है या नहीं। विजिबिलिटी को चेक करने के लिए हेडलाइट्स को ऑन ऑफ किया जाता है। देखते देखते समय बीतता जा रहा था। दोनों ही अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी थे। तब तक रात के 8 बजे का समय हो चुका था। दूसरी तरफ अगर हम सुजीत की बात करें तो इंजन से उतर के वो देखता है आसपास फॉग से पूरा भर चुका था। ठंडी हवा बहुत ही तेज चलने लगा था। इधर उधर देखने पर वो बहुत ही कम चीजें देख पा रहा था और दूर तक फैली हुई लंबी मालगाड़ी अंधेरे में जैसे गायब सा हो चुका था। वो अपने हाथ के टॉर्च लाइट को ऑन करता है, तब जाकर उन्हें चीजें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। वो एक गहरा सांस लेता है और इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। वो झुककर सबसे पहला इंजन और पहला वैगन, जिसे हम लोग डब्बा कह सकते हैं, उसके बीचों बीच जाता है। वो चेक करता है जॉइंट मजबूती से लगा हुआ है या फिर लूज हो चुका है, जिसे रेलवे के टर्म में कपलिंग चेक करना कहते हैं। ये इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी का ब्रेक एक से दूसरे डब्बे तक कनेक्टेड होता है। अगर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई तो गाड़ी का ब्रेक फेल होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए एज यूजुअल उस दिन भी सुजीत अपने हाथों से जॉइंट को हिलाकर देखता है जॉइंट ठीक से लगा हुआ है या फिर नहीं। कपलिंग चेक करने के बाद ब्रेक पाइप को चेक करने के लिए वो थोड़ी देर एयर ब्रेक पाइप के पास शांत होकर खड़ा रहता है और सुनने की कोशिश करता है हवा बाहर तो नहीं निकल रहा। थोड़ी देर अच्छे से सुनने के बाद उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर को वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म करता है इंजन और पहला डब्बे के बीच सब कुछ नॉर्मल है। वहां से निकल आने के बाद वो एक एक करके अगले डब्बे की तरफ बढ़ता है और सभी जॉइंट्स को चेक करने लगता है। और वो जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ रहा था, हवा का प्रेशर इतना ज्यादा फील हो रहा था, उसे लगने लगा जैसे कोई उसे पीछे की ओर धक्का दे रहा हो। इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता है। उसके आंखें एक एक जॉइंट के पास जाकर खाली एक ही चीज को स्कैन कर रहा था। कोई वैगन टेढ़ा तो नहीं, लोड बाहर तो नहीं आ रहा, कोई डोर ओपन या डैमेज तो नहीं है। जैसे जैसे वो पीछे की ओर जा रहा था, उसे बहुत ही अजीब सी खामोशी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी ये बात उसके लिए बहुत ही नॉर्मल था। तभी अचानक उसका नजर एक डब्बे के जॉइंट पर जाकर टिक जाता है। उसे ऐसा लगा जॉइंट थोड़ा झुका हुआ है। वो तुरंत झुककर जॉइंट के पास जाता है और चेक करने लग जाता है। कुछ मिनट्स वहां पर रुकने के बावजूद भी उसे समझ में नहीं आता है ये ऐसा क्यों लग रहा है। तभी उसका नजर पटरी के ऊपर खड़ा हुआ व्हील्स के ऊपर पड़ता है। वो देखता है पटरी थोड़ा कर्व है, इसीलिए जॉइंट्स ऐसा दिख रहा था। वो वहां से बाहर निकल आता है और एक गहरा सांस लेता है। बाहर तेज हवा चलने के कारण उसका जैकेट हिलने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो देखता है तो डब्बे के बीच से एक लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। वो उस रोशनी के पास जाता है। गुड्स घाट यानी जो मालगाड़ी के एकदम एंड में रहता है, वो चेक करता हुआ यहाँ तक पहुंच चुका है। सुजीत उनसे बात करता है। उनका नाम राकेश था। वो भी वॉकी टॉकी से उनके साथ कनेक्टेड था। राकेश उन्हें बताते हैं पीछे सब कुछ नॉर्मल है। सुजीत भी अपने लोकोमोटिव को इन्फॉर्म करता है सब क्लियर है। तभी सुजीत समय देखने के लिए अपने घड़ी को चेक करता है। तब रात के करीब 8:20 का समय हो रहा था। सुजीत आखिरी बार पीछे मुड़कर पूरे मालगाड़ी की ओर देखता है। उसे दिखता है राकेश चलते हुए अपने केबिन की तरफ जा रहा था। सुजीत भी सामने की तरफ मुड़ जाता है और इंजन की तरफ बढ़ने लगता है। इंजन के पास पहुंचकर वो सीधा सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही वो केबिन के दरवाजा खोलता है, अंदर की हल्की गर्म हवा उसके चेहरे पर आकर टकराता है। मनीष उसके तरफ देखता है और कहता है सब ठीक। सुजीत ने थोड़ी ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा हाँ सब क्लियर है, बस आज बाहर हवा थोड़ा तेज है। अभी तक लाल सिग्नल जो ट्रेन को 9 बजे तक रोक कर रखा था वो अभी हरा हो चुका था। केबिन के अंदर लोको पायलट एक लंबी हॉर्न के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे गाड़ी सामने गहरे अंधेरे की ओर बढ़ रहा था, विजिबिलिटी और भी कम होता जा रहा था। कुछ जगह पर ये इतना घना था इंजन के हेडलाइट्स भी रास्ता नहीं दिखा पा रहा था।
मनीष बहुत ही एक्सपीरियंस लोको पायलट होने के कारण वो ध्यान से ट्रेन को कंट्रोल कर रहा था। साथ ही साथ सुजीत भी बार बार बाहर देखकर सिग्नल्स और ट्रैक को चेक कर रहा था। दोनों ही अपने अपने काम में बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे, इसीलिए दोनों के बीच बातचीत भी बहुत ही कम हो रहा था। ऐसे ही चलते हुए ट्रेन धीरे धीरे अपना रफ्तार पकड़ता है। साथ ही साथ इंजन की तेज रोशनी और हॉर्न की आवाज फॉग को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आसपास का माहौल और भी सुनसान और भी खामोश होता जा रहा था। कभी दूर बसे शहरों की हल्की सी रोशनी दिख रही थी, तो कभी रेलगेट पर खड़ी हुई गाड़ियां दिख रही थी। ऐसे ही चलते हुए 1 बजे के करीब वो लोग घोड़ाडोंगरी स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर पहुंचकर उनके गाड़ी को लूप लाइन पर खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्हें एक्सप्रेस पैसेंजर्स ट्रेन को पास देना था। थोड़ी ही देर में लाइन क्लियर हो जाता है और 1:20 पर फिर से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। गाड़ी फिर से अपने रफ्तार में चल पड़ता है। कभी येलो सिग्नल आने पर गाड़ी के स्पीड को कम किया जाता है और कभी ग्रीन सिग्नल देखने पर गाड़ी के स्पीड को थोड़ा बढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक और चीज बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मालगाड़ी का स्पीड एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि ये हेवी लोड ले जाने के लिए बना हुआ होता है। इसीलिए येलो सिग्नल देखने पर गाड़ी के स्पीड को 30 के आसपास रखा जाता है और लाइन अगर क्लियर रहे तो ग्रीन सिग्नल देखने पर इसकी स्पीड 50 के आसपास रखा जाता है। यहाँ पर स्पीड के बारे में मैं इसीलिए आपको बताया क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है नागपुर से घोड़ाडोंगरी तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया। इसके बाद ट्रेन धीरे धीरे घोड़ाडोंगरी से आगे बढ़ने लगता है और 2 बजे के करीब वो उस हिस्से में एंटर करती है जिसे लोग सातपुड़ा के घने जंगल के नाम से जानते हैं। वे वही जंगल है जो घोड़ाडोंगरी से इत्तरसी के बीच पड़ता है। दिन के समय ये बस एक आम जंगल की तरह लगता है, लेकिन रात के वक्त इसका माहौल बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरे से भरा हुआ घना जंगल और बीच में सिर्फ एक चलती हुई ट्रेन। लोगों का आना जाना इस एरिया पर बहुत ही कम देखने को मिलता है और रात के टाइम में ये और भी ज्यादा सुनसान हो जाता है। कहते हैं इस रूट पर ड्यूटी करते हुए कई लोको पायलट्स और असिस्टेंट लोको पायलट ने बहुत ही अजीब अजीब चीजें महसूस किया है। कुछ रेलवे स्टाफ ने यह भी दावा किया है, जंगल के बीच से जब गाड़ी गुजरता है तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे बाहर से उन्हें कोई बुला रहा है। विंटर के सीजन में फॉग जमने के कारण ये जंगल और भी ज्यादा भयानक लगता है। हवाओं में पेड़ जब हिलता है तब ऐसा लगता है जैसे कोई मूवमेंट कर रहा है। लोकल लोगों का कहना है जंगल के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चलकर इधर उधर भाग रहा है। कुछ लोको पायलट्स ने यह भी देखा है उनके ट्रेन के सामने चलकर कोई उनके तरफ आ रहा है। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, ये कहानी 2005 की है। उस समय पे अभी के टाइम जितना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करता था, तो आप आइडिया लगा सकते हो उस समय पे ये जंगल कितना ही ज्यादा खतरनाक लगता था। कहानी में थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ तक गाड़ी धीरे धीरे घोड़ाडोंगरी इत्तरसी फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने लगता है। जैसे जैसे वो लोग जंगल के अंदर एंटर कर रहा था, आसपास का एनवायरनमेंट और भी ज्यादा आइसोलेटेड होता जा रहा था। तभी अचानक मनीष दूर से सिग्नल को रेड होता हुआ देख वो गाड़ी के स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक को अप्लाई करता है और तभी पूरा ट्रेन जैसे कांप उठता है। उन्हें बहुत ही तेज एक झटका महसूस होता है। यहाँ पर और एक हैरान कर देने वाला बात होता है, मनीष नोटिस करता है ट्रेन को जहाँ रुक जाना चाहिए था वो वहाँ से काफी ज्यादा दूर तक खींचता हुआ जा रहा है। मनीष तुरंत इमरजेंसी ब्रेकिंग को अप्लाई करता है और गाड़ी थोड़ी ही दूर जाने के बाद रुक जाता है। सुजीत ट्रेन के पीछे का हिस्सा ठीक है या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए वो गुड्स गार्ड से कांटेक्ट करता है। गुड्स गार्ड उन्हें बताते हैं, मुझे भी एक तेज झटका महसूस हुआ, मैंने सोचा सामने की तरफ कुछ हुआ है। सुजीत मनीष को कहता है पीछे सब ठीक है, लेकिन अचानक ये झटका किस चीज का था। मुझे लगता है मुझे एक बार नीचे उतरकर देख लेना चाहिए। ऐसे भी हम लोग 6 घंटे का सफर तय कर चुके हैं, एक बार मुझे नीचे उतर के इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। रात बहुत ही गहरा हो चुका था। घड़ी में 2:15 का समय दिख रहा था। असिस्टेंट लोको पायलट सुजीत इंजन से नीचे उतर के टॉर्च लाइट से नेसेसरी चीजों को चेक करने लग जाता है। कपलिंग चेक करने के लिए फिर से वो इंजन के पीछे की तरफ जाता है और तभी उसे बहुत ही अजीब सा एक स्मेल महसूस होता है। सुजीत को ऐसा लगा जैसे कहीं पर सड़े हुए मांस पड़ा हुआ है। वो इस बात से थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है और पहले डब्बे के जॉइंट को चेक करता है। सब कुछ ठीक से चेक करने के बाद वो पीछे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पीछे की तरफ बढ़ रहा था उसे स्मेल बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था हो सकता है कोई पशु शायद उनके मालगाड़ी के नीचे आ गई हो
उसके एक हाथ में वॉकी टॉकी था और दूसरे हाथ में टॉर्च लाइट। वो वॉकी टॉकी को अपने पॉकेट के अंदर रखता है और उस हाथ से वो अपने नाक ढकने की कोशिश करता है। कुछ इस तरीके से चलते हुए थोड़ी देर बाद वो स्मेल को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। उसके दिमाग से ये बात पूरी तरीके से निकल चुका था कि वो अब एक ऐसे घने फॉरेस्ट के अंदर खड़ा है जहाँ पर जाने अनजाने में बहुत लोग पटरी के नीचे आकर अपने जान को खो दिया है। जैसे कि हम सब बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसे लोगों के आत्मा जिन्होंने अपने जीवन सर्कल को कंप्लीट नहीं किया होता है, उन्हें दूसरा जन्म नहीं मिलता है। वो तब तक भूत योनि में भटकता रहता है जब तक उनका जीवन सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता। और ऐसे रूह अक्सर उन लोगों की तलाश में रहता है जो जीवित है, उनके तरह नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद उसे घने जंगल के अंदर से लोमड़ी की आवाज सुनाई देता है। अचानक इस आवाज को सुनते ही उसका शरीर पूरा ठंड पड़ जाता है। उसे लगा जैसे ये आवाज उसके बहुत ही नजदीक से आ रहा है। तभी उसे अचानक होश आता है। इंस्पेक्शन करते हुए वो काफी पीछे आ चुका है, करीब 15 से 20 डब्बे तक पीछे। वो सामने की ओर देखता है, लेकिन वहां से उसे इंजन तो दूर, आगे का डब्बा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। वो वॉकी टॉकी से लोको पायलट मनीष से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब बात ये होता है, उसे सिग्नल नहीं मिलता है। वो हमें बताते हैं वो एक ऐसे परिस्थिति के अंदर फंस चुका था जहां से निकल पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ऐसे सिचुएशन में वो ज्यादा देर ना करते हुए इंजन की तरफ जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वो स्मेल फिर से महसूस होने लगता है। इस बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज्यादा खतरनाक। उसके लिए सांस ले पाना भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसे जंगल के साइड से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देता है। जैसे ही वो अपने लाइट को जंगल की ओर करता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। उसके साइड में एक ऐसा डरावना चीज खड़ा हुआ था जिसे देखकर किसी का भी शरीर घूम जाए। एक कटी हुई लाश। उसे देखकर क्लियर लग रहा था उसका बॉडी पार्ट अलग अलग हिस्सों में कटा हुआ है और उसके शरीर से ब्लड टपक रहा है। ये दृश्य इतना दिल दहला देने वाला था, देखते ही सुजीत को चक्कर आने लग जाता है। तभी उसके हाथ से अपने वॉकी टॉकी गिर जाता है और वो अजीब सा चीज उसके ऊपर नजर टिका के देख रहा होता है। उसके शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं था, वो बस सुजीत को देख रहा था। सुजीत अपने मन के ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है और वो दौड़ के इंजन की तरफ भागने लगता है। ऐसे करते हुए वो कुछ दूर जाता है, लेकिन उससे भागा भी नहीं जा रहा था क्योंकि आसपास फॉग से पूरा भरा हुआ था। ऊपर से नीचे पत्थर बिछे रहने के कारण वो बार बार नीचे गिर जा रहा था। ऐसे चलते हुए उसके हाथ पर बहुत ही गहरा चोट भी लगता है, लेकिन वो नहीं रुकता है, वो बस भागता रहता है। तभी एक और अजीब चीज उसके साथ होता है। अचानक उसका ट्रेन सामने की तरफ चलने लगता है। आप इमेजिन कर सकते हो ये सिचुएशन कितना ही ज्यादा डरावना था। एक के बाद एक अजीब अजीब चीजें होता जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे कौन ही सुनने वाला था। सुजीत बताते हैं कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है। जब वो दौड़ रहा था, उसके पीछे पीछे एक नहीं बल्कि 100 के तादाद पे कटे हुए बॉडीज दौड़ रहा था। गिरते पड़ते जैसे तैसे करके वो भागते हुए केबिन तक पहुंचता है और वो झट से सीढ़ी पकड़ के इंजन के ऊपर चढ़ जाता है। केबिन के अंदर जाकर वो पूरी तरीके से लेट जाता है। उसके हाथ और पैर पत्थर के ऊपर गिरने के कारण उसके शरीर में गहरा चोट आ गया था। सुजीत को इस हालात में देखकर मनीष भी चौंक जाता है। सुजीत का सांस फूल रहा था, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ऐसे हालात में वो मनीष से पूछते हैं, अभी तक सिग्नल रेड है तो फिर भी आप गाड़ी को आगे क्यों बढ़ाई? इस बात को सुनकर मनीष भी डर जाता है। वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? गाड़ी तो एक ही जगह पर रुकी हुई है। हो क्या गया? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हारे शरीर में इतने चोट कैसे लगा? हुआ क्या है? मनीष उसे पानी पिलाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक्चुअली में क्या हुआ, लोकोमोटिव मनीष जो कि सुजीत से उम्र में काफी बड़ा था और काफी सीनियर होने के कारण वो सारी चीजों को गौर से सुनता है। और उसके बाद वो सुजीत को चेयर पर बिठा के कहते हैं, तुम बैठ के थोड़ा आराम करो, मैं चेक करके आता हूँ और तुम्हारे वॉकी टॉकी जो गिर गया है उसे भी मैं लेकर आऊंगा। मनीष टॉर्च लेकर केबिन से नीचे उतर जाता है। वो गुड्स गार्ड यानी राकेश के साथ कांटेक्ट बनाता है। उसे पीछे के डब्बे को इंस्पेक्शन करने के लिए कहा जाता है। यूजुअली जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक मालगाड़ी बहुत ही लंबा होता है जिसमें 50 से भी अधिक डब्बा एक साथ कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण एक अकेला आदमी के लिए पूरे गाड़ी को इंस्पेक्शन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाला काम होता है। इसीलिए गुड्स गार्ड और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों मिलकर गाड़ी को चेक करता है। कहानी में आगे बढ़े तो कुछ मिनट्स के अंदर ही मनीष चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर यह हादसा हुआ था। उसे पत्थर में ब्लड का निशान दिखना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद
उसे व्हील के पास एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे उठाते हैं और तभी सामने से एक लाइट का रिफ्लेक्शन भी उनके तरफ आता हुआ देखता है। रिफ्लेक्शन को देखकर वो आगे की तरफ बढ़ता है। तभी उसे राकेश दिख जाता है। मनीष उन्हें कहता है पीछे सब नॉर्मल है। राकेश थोड़ा मुस्कुराकर सिर हिलाता है और कुछ देर बातचीत करके सुजीत के साथ ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए आसपास थोड़ा छानबीन करने लग जाता है। दोनों के हाथ में समय बहुत ही कम था। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बावजूद भी दोनों को कुछ नहीं दिखता है। तभी उनके बगल से एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरता है। ये वही ट्रेन था जिसके लिए इस मालगाड़ी को रेड सिग्नल दिखा के रोक दिया गया था। दोनों ही समय को ध्यान में रखते हुए अपने अपने केबिन की तरफ बढ़ते हैं। केबिन पर पहुंचकर मनीष सुजीत के वॉकी टॉकी को वापस करता है और वो कहता है वहाँ पर कोई नहीं था। मैं बहुत ही अच्छे तरह से इधर उधर देख कर आया। हो सकता है तुम्हारा शायद वहम होगा। हो सकता है तुम नर्वस हो चुके थे इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। वो सुजीत को और भी समझाने लगता है नाइट के टाइम में यूजुअली ऐसा महसूस होना बहुत ही आम बात है। जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आए तुम बस ये सोचना ये तुम्हारे अंदर का डर है। मनीष के द्वारा बहुत देर तक समझाने के बावजूद भी सुजीत के लिए ये बात समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि उसने जो चीज अपने आंखों से देखा है वो एक सपने जैसा था। ऐसे ही बातचीत चलते चलते कुछ समय बीतता है और तभी मनीष अचानक नोटिस करता है सामने का सिग्नल ग्रीन हो चुका है। दोनों ही अपने ड्यूटी के लिए कॉन्शियस हो जाता है और केबिन के अंदर सब कुछ चेक करने के बाद मनीष गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। मनीष उसे इस हालात में देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। वो उसे कहता है तुम्हारा तबीयत अभी ठीक नहीं है और तुम्हारे शरीर पर काफी जगह पर खरोच भी है। तुम एक काम करना अगले कुछ स्टेशन में मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। अगर असिस्टेंट लोकोमोटिव अवेलेबल होगा तो तुम हैंडओवर कर देना। सुजीत सच में बहुत ही कमजोर पड़ चुका था और उसके शरीर के कई हिस्से से ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन फिर भी सुजीत अपने ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए कहता है सर मुझे अपनी ड्यूटी कंप्लीट करना है और 2-3 घंटे ही बचा है, मैं मैनेज कर लूंगा। सुजीत हमें बताते हैं जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ रहा था शीशे के बाहर से वो कटे हुए बॉडीज इधर उधर लगातार दिख रहा था। उसके ट्रेन इटरसी स्टेशन पहुंचने तक वो इन सभी चीजों को देखता जाता है। वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा था अगर वो वहां से भागकर नहीं आ पाता तो वो चीज उसे मार देता। इस कहानी को जब मैं पहली बार सुना था लिटरली मैं भी हक्का बक्का रह गया था। मैं खाली ये सोच रहा था अगर सुजीत के जगह पर मैं होता तो मैं क्या करता। बाकी कहानी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं स्टोरी आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं मिस्टीरियस और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़े हुए केसेस के साथ।